नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है काइरोस यूपीएससी चैनल पे डेली यूपीएससी एमसीक्यूज़ की। तो चलो हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द CL20। आपको बताना है CL20 का मतलब क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, द सैटेलाइट ऑफ चाइना, अ पावरफुल एक्सप्लोजिव, अ सबमरीन एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट। चलिए, इन चारों में से कौन सा आंसर है जो बता रहा है कि यह एक CL20 को निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अ पावरफुल एक्सप्लोजिव। चलिए अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि CL20 है क्या। तो CL20 है अ पावरफुल एक्सप्लोजिव। ठीक है, फिलहाल यह चर्चा में क्यों बना हुआ है? यह चर्चा में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि पिछले दिनों चाइना ने अपने CL20 के बारे में सेफ्टी को लेके कुछ एनहांसमेंट किया है। ठीक है, अब हम बता सकते हैं कि यह एक नॉन न्यूक्लियर सब्सटेंस है जो हमारी पृथ्वी पे है। याद रखिए, ये न्यूक्लियर नहीं है, ये नॉन न्यूक्लियर है। ठीक है, उसके बाद यह ठीक ऐसे ही एक्सप्लोजिव करता है जैसे कि RDX करता है। ठीक है, और HMX करता है। चलिए आपको बताना है कि RDX और HMX क्या है, उसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि ID क्या होता है और भारत में ID कौन से मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको यह भी बताना है। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गैलेरी टेस्ट। आपको बताना है कि गैलेरी टेस्ट का मतलब क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है, और वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट, दूसरा है IQ टेस्ट, तीसरा है ब्लड टेस्ट और चौथा है कंप्यूटिंग स्पीड टेस्ट। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा जो बताएगा कि यह गैलेरी टेस्ट इनके लिए किया जाता है। ठीक है, आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है या फिर वीडियो के पूरे एंड में आपको यह बताना है कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ब्लड टेस्ट। गैलेरी टेस्ट जो है वो एक प्रकार का ब्लड टेस्ट है। ठीक है, फिलहाल यह क्यों चर्चा में बना हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जाम्बिया जो एक अफ्रीकन कंट्री है, उन्होंने इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला ऑन May 23, 2023 यानी कि 23 मई को 2023 को उन्होंने कंट्री का डेडिकेशन किया एक एड्रेसिंग ये मेडिकल कंडीशन के बारे में। अब आपको बता देते हैं कि गैलेरी टेस्ट होता क्या है। तो गैलेरी टेस्ट एक ऐसा हाई एक्यूरेसी टेस्ट है जो एबिलिटी आइडेंटिफाई, जो यह आइडेंटिफाई कर सकता है कि ओरिजिन साइट ऑफ कैंसर हमारे बॉडी में कहाँ पे है, हमारे कौन से पार्ट में कैंसर की शुरुआत हुई थी, यह बता सकता है। ठीक है, फिलहाल यह गैलेरी टेस्ट सक्सेसफुली ओरिजिनेट साइट ऑफ द कैंसर यानी कि कैंसर के जांच के लिए शुरुआती तौर पे कहाँ से शुरुआत हुई थी उसको जांचने के लिए गैलेरी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लैंडलॉक कंट्री गिवन बिलो। चलिए आपको बताना है कि इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। क्या जाम्बिया है, क्या मोजाम्बिक है, नामीबिया है और अंगोला है। चलिए चारों अफ्रीकन कंट्री के बारे में बताया हुआ है। आपको बताना है कि इन चारों अफ्रीकन कंट्री में से कौन सा एक लैंडलॉक है। आपको पता होगा कि ऐसा राष्ट्र जिनका कोई भी बॉर्डर समुद्र के साथ यानी कि सी कोस्ट नहीं है, जिस जगह पे कहीं पे भी कोस्ट नहीं है, उनके यहाँ पे कोई भी किनारा नहीं है, दरिया किनारा नहीं है, वैसे देश को बोला जाता है लैंडलॉक कंट्री। चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाम्बिया। हम देख लेते हैं कि यह कहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए आपको पता चल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स
कि जाम्बिया नाम का यह जो देश है वो अपने आसपास दिखा रहा है कि कोई भी बॉर्डर टच नहीं हो रही है उनकी समुंदर के साथ में, ठीक है। जैसे कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे एंगोला है, यहाँ पे नामीबिया है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे लेसोथो है, यहाँ पे स्वाजीलैंड है, यहाँ पे बोत्सवाना है, बोत्सवाना भी लैंडलॉक है, यहाँ पे जिम्बाब्वे है और यहाँ पे जाम्बिया है, ठीक है। ये दोनों लैंडलॉक है। यहाँ पे मोजाम्बिक है जो कि आपका लैंडलॉक नहीं है, और यहाँ पे मादागास्कर आया हुआ है, ठीक है। तो यह चर्चा में क्यों था, जाम्बिया चर्चा में क्यों था, तो जाम्बिया इसीलिए चर्चा में था क्योंकि वहाँ पे उन्होंने एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव फिस्टुला ऑन May 23 को डेडिकेट किया हुआ था, ठीक है। आपको बताया हुआ था पिछले ही क्वेश्चन में कि ब्लड टेस्ट किया जाता है, किसके लिए, कौन सा ब्लड टेस्ट किया जाता है गैलेरी नाम का, जो ओरिजिन ऑफ आपका कैंसर के सेल को पता चलाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओरिजिन ऑफ कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, और इसी के रिगार्डिंग जाम्बिया न्यूज़ में था, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलमंड रिवर डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू विच कंट्रीज। इन दोनों में से कौन सी कंट्री में हेलमंड रिवर के बारे में डिस्प्यूट चल रही है। आपके सामने ऑप्शंस है, इराक एंड सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान, और ईरान एंड इराक। चलिए, आपके पास इस सवाल का जवाब होना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, ठीक है। और यह लगातार न्यूज़ में बना हुआ है कि हेलमंड रिवर को लेके फिलहाल दो देश आमने सामने खड़े हुए हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन के नाम पे यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईरान और अफगानिस्तान। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रिवर कहाँ पे आया हुआ है। तो यह रिवर जो है वो अफगानिस्तान में से आगे की ओर से आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलमंड रिवर, और यह एक हमन लेक यानी कि जो ईरान में आया हुआ एक स्थल है हमन लेक, वहाँ पे यह अपना पूरा पानी देती है, ठीक है। तो यह एक दोनों के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट की ओर इमर्ज हो रहा है, क्योंकि हेलमंड रिवर के पानी को लेके ईरान और अफगानिस्तान दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यह हेलमंड रिवर जो है, यह रिवर एक क्रूशियल वाटर सोर्स के तहत दोनों देश में बह रही है, जो अफगानिस्तान और ईरान में है, ठीक है। इनका ओरिजिनेट अगर देखने जाए तो काबुल के पास हिंदूकुश माउंटेन्स रेंज से यह रिवर निकलती है, और यह रिवर 1150 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 715 माइल्स, यानी कि 1150 किलोमीटर, ठीक है। और यह अपना पूरा का पूरा पानी लेक हमू यानी कि ईरान में यह सबमर्ज हो जाती है, ठीक है। अब ईरान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में यह पानी हेलमंड रिवर ट्रीटी इन 1973 के तहत इन्होंने एक समझौता किया था। तो आपको पता होना चाहिए हमून लेक कहाँ पे है, ईरान में है। हेलमंड नदी कहाँ से निकलती है, तो हिंदूकुश काबुल के पास से निकलती है। और यह दोनों के बीच में कब ट्रीटी हुआ था, तो ट्रीटी हुआ था 1973 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस टर्म सजेस्ट नेक्रोफेलिया। आपको बताना है कि नेक्रोफेलिया का मीनिंग क्या होता है। फिलहाल कुछ फ्रेंड्स होंगे कि जिन्होंने इसको करंट अफेयर्स में पढ़ लिया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे कि जिन्होंने इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि नेक्रोफेलिया क्या होता है। जैसा कि ऑप्शन ए दिया है सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स डेड बॉडी, ऑप्शन बी दिया है फॉन्डनेस ऑफ न्यू ड्रग्स, क्या ये फॉन्डनेस ऑफ न्यू हाइट है या फिर कोई स्मॉल थिंग्स है। चलिए इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आएगा। चलिए यह सवाल का सही आंसर है सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स डेड बॉडी। जो एनिमल भी अच्छे होते हैं, एनिमल भी हम उस इंसान को संज्ञा नहीं दे सकते, लेकिन कोई ऐसा होता है जो डेड बॉडीज के थ्रू सेक्सुअल अट्रैक्शन अपने आप को फील करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्या, नेक्रोफेलिया।
अब नेक्रोफिलिया का मतलब होता है, और यह फिलहाल चर्चा में इसलिए था क्योंकि फिलहाल कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक अपने ऑर्डर में बताया था कि नेक्रोफिलिया की लीगल स्टेटस अगर हम देखने जाए तो इंडिया में कोई भी लॉ के तहत ये बैन नहीं किया हुआ है। फिलहाल यह बैन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए नेक्रोफिलिया क्या है। ठीक है, वैसे देखने जाए तो कोई इंसान, a human person or leading to the conclusion that the provisions of section 375 यानी कि डेड बॉडी के साथ किया हुआ रेप या अननेचुरल ऑफेंसेस आईपीसी 375 और आईपीसी 377 के तहत उनके ऊपर एक कानूनन अपराध साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया था, जो कि एक कॉन्ट्रावेंशुअल है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक क्वेश्चन। स्टैटिक क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रॉम द डिक्लाइंस ऑफ गुप्तास, गुप्ता का डिक्लाइन होने के बाद द राइज ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का जो राइज हुआ उन दोनों के बीच में, यानी कि अर्ली 7th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्थर्न इंडिया। गुप्त साम्राज्य के पतन और हर्षवर्धन के उदय के दौरान उत्तर भारत में किसका शासन था। तो आपको बताना है कि यह 6 में से कौन से ऐसे किंगडम्स थे जिनका 7th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अपना रोल प्ले किया हुआ है। तो गुप्ता ऑफ मगध वो थे, परमारस ऑफ मालवा ये शायद नहीं थे, ये थे मेरे ख्याल से 13th 14th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 नहीं आएगा। अगर ऑप्शन 2 नहीं आएगा तो हमारा ऑप्शन ए नहीं आएगा और ऑप्शन सी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा आगे, द पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर वो भी थे, द मुखरीज ऑफ कन्नौज वो भी थे, द यादवाज ऑफ देवगिरी, नहीं यह यादवाज ऑफ देवगिरी नहीं थे, यादवाज और देवगिरी थे आपके 11 से लेके 13th सेंचुरी के आसपास। तो आपका ऑप्शन ये जो 5 नंबर का सेंटेंस है वो भी गलत हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत साबित होता है। और लास्ट का अगर हम देख ले तो मैत्रकाज ऑफ वल्लभी वो थे, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ 1, 3, 4 और 6 ही थे जो डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज और हर्षवर्धन के राइज के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बताता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि कौन से सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहला कहता है कि मिताक्षरा वॉज द सिविल लॉ ऑफ अपर कास्ट एंड दाई भागा वॉज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। क्या ऐसा कुछ था? दूसरा सेंटेंस है, इन द मिताक्षरा सिस्टम द सन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। मिताक्षरा में क्या कहा जाता है कि अपना पुत्र जो है वो प्रॉपर्टी कभी भी उसका क्लेम कर सकता है, जबकि दाईबाग सिस्टम इज द ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर दैट द सन कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी। यानी कि अगर जिंदा है तभी मिताक्षरा मांगा जाता था, और अगर फादर की डेथ हो चुकी हो तो सन को दाईबागा मिल सकता था। यह सेंटेंस सही है या गलत है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन अगर तीसरा सेंटेंस देखने जाए तो द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली। यहाँ पे ओनली लिख दिया, यह एक गलत साबित हो सकता है। आपको कभी भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड नज़र आते हैं तो चौकन्ने हो जाना चाहिए। Whereas the Daibak system has deals with the matters related to property held by the both male and female। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस और 3 सेंटेंस में से कौन सा सही है। ठीक है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो मिताक्षरा हो या दाईबाग हो, इसमें कोई भी लोअर या अपर कास्ट सिस्टम वाली प्रोसेस
नहीं थी। तो पहला सेंटेंस गलत साबित होने के साथ ही ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत होता है। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिर्फ 2। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, Which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? चलिए आपको बताना है कि एंशियंट सिस्टम में, एंशियंट टाइम में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, चैम्प, डैम्स ऐसा कौन बनाता था और कहाँ पे मिला था। आपके सामने ऑप्शन है धोलावीरा, आपके सामने ऑप्शन है कालीबंगान, आपके सामने ऑप्शन है राखीगढ़ी और रोपर। तो यह क्वेश्चन का सही आंसर सभी को आना चाहिए, जो कि होता है धोलावीरा। क्या होता है फ्रेंड्स? धोलावीरा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीज के हिसाब से द वुमन इन विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की महिलाएं कहाँ कहाँ कौन से एरिया में भाग ले रही थी। आपके सामने ऑप्शन है रेस्लिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूदसाइंग। सूदसाइंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो जो जादू टोना आता है ना, जादू टोना, हाँ, यह जादू टोना में भी महिलाएं काम करती थी, अकाउंटिंग में भी काम करती थी, एस्ट्रोलॉजी में भी काम करती थी और कुश्ती यानी कि पहलवानी भी करती थी। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन बताया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो भैया चारों करेक्ट होंगे। ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, इन चारों क्षेत्रों में महिलाएं काम करती थी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince। पहला सेंटेंस दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक वही है जिसको हमारे इतिहासकार क्या बोलते हैं? पगला राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पगला राजा बोलते हैं। दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय टू। देवराय टू के समय में विजयनगर एम्पायर डेट वास्को दी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। क्या वास्को दी गामा के टाइम पीरियड में जब वो केरला पहुंचे थे उस टाइम पे क्या देवराय 2 काम कर रहे थे, मतलब उनका शासन था। तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तैमूर का ऑक्यूपाइड जब किया मुल्तान के ऊपर, तो वह आपका हुआ था तकरीबन 1398 में। ठीक है, 1398 की साल चल रही थी तब तैमूर ने किया था। और उस टाइम पे ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, उस टाइम पे वहाँ पे शासन कर रहा था नासिरुद्दीन। कौन काम कर रहा था? नासिरुद्दीन। ठीक है, तो हमारा 2 जो सेंटेंस है, 2 नंबर का सेंटेंस वो गलत साबित होता है, क्योंकि तैमूर का हुआ था आक्रमण 1398 में मुल्तान में, और मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक हमारा शासन कर रहा था 1325 से लेके 1351 के बीच में। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर का सेंटेंस गलत साबित होता है। तो 2 नंबर जहाँ पे भी दिखते हैं वो ऑप्शन हम हटा देते हैं। ऑप्शन बी गया, ऑप्शन डी गया। चलिए, तीसरा सेंटेंस क्या बता रहा है? तीसरा सेंटेंस बताना है कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय 2। क्या देवराय 2 के समय में हुआ था? नहीं जी, देवराय 2 का जो समय पीरियड था हमारे देश में 1422 से लेके 1446। ठीक है, उस टाइम पे देवराय 2 हमारे यहाँ पे शासन करते थे। जबकि आपको पता है कि वास्को दी गामा इंडिया में आया था कब? 1400, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, 1498 में वो भारत में आया था। तो हमारा ऑप्शन तीसरा भी गलत है, यानी कि ऑप्शन सी भी निकल जाएगा।
और सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए की ओर अगर हम देख लेते हैं तो इल्तुतमिश था जब चिंगिस खान भारत पहुंचा था और उन्होंने ख्वारज़म प्रिंस का पीछा किया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। चलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।